नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम प्रभास है। तो चलिए अब ये कहानी प्रभास के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग स्टोरी को सुन तो लेते हो लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हो। इसी वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की स्टोरी को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक करें। इसके साथ ही अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रभास है और मैं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में रहता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं वो मेरे जीवन में हुए एक बहुत ही भयानक और डरावने हादसे की कहानी है। और मेरा यकीन मानिए, आप भी जब उस दिल दहला देने वाले डरावने हादसे की कहानी सुनोगे तो डर के मारे आपकी भी पतलून गीली हो जाएगी। दरअसल ये बात मेरी कॉलेज लाइफ से शुरू हुई थी और कॉलेज खत्म होने के साथ साथ ही खत्म भी हो गई थी। पर जैसा कि आप लोगों ने भी कही पर सुना होगा कि कभी कभी सबसे सुंदर चीजें ही सबसे खतरनाक होती हैं। साथ ही सबसे सच्चा प्यार ही सबसे ज्यादा दर्द देता है। क्योंकि आज भी जब मेरे सामने उसका चेहरा आ जाता है तो मैं डर के मारे कांप उठता हूं। क्योंकि उसकी वजह से ही आज से कुछ साल पहले 3 लोग मौत के मुंह में चले गए थे। दरअसल ये बात आज से लगभग 7 साल पहले की है। जब मैंने एमकॉम में एडमिशन लिया था उसी समय जतिन, विक्रांत और अंशुमान ने भी एडमिशन लिया था। अब एक ही स्ट्रीम और एक ही फैकल्टी में बार बार आते जाते मेरी उन तीनों से दोस्ती हो गई थी। क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था इसलिए ये तीनों मुझसे हेल्प लिया करते थे। हालांकि पहले उन तीनों का अलग ही ग्रुप था, पर अक्सर मैं इन तीनों को कैंटीन में बैठे हुए देखता था या फिर ग्राउंड में टहलते हुए। क्योंकि ये तीनों लेक्चर लेने के नाम से हमेशा ही बचते रहते थे और मुझे तो इन्होंने अपने ग्रुप में जबरदस्ती ही शामिल किया था क्योंकि उनको मुझसे हेल्प जो चाहिए होती थी। हालांकि जतिन, विक्रांत और अंशुमान तीनों ही काफी पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से उनके लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी। हर चीज उनके एक इशारे पर मौजूद हो जाती थी। वो कार से ही तो कॉलेज आते और फिर सैर सफारी करते हुए इधर उधर मटर गश्ती करते रहते थे, लेकिन अपना पीरियड नहीं लेते थे। साथ ही खाने पीने पर भी खूब पैसे उड़ाते थे। एक से एक महंगे ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी का सामान इनके पास मौजूद था। शायद इसी वजह से इनके पीछे दोस्तों की भी लाइन लगी रहती थी। पर मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। मेरे पापा था टीचर थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। मेरी एक छोटी बहन निशा थी। मेरी पढ़ाई पर शुरू से ही ध्यान दिया गया, इसलिए मैं पढ़ने में बहुत ही तेज था। मैं क्लास में टॉप करता था और ये मेरा सिलसिला कॉलेज तक चला। यही वजह थी कि इन तीनों लड़कों ने खुद ही आकर मुझसे दोस्ती की। इन लोगों की तरह मेरी आदतें नहीं थीं, लेकिन सच कह दूं कि मैं भी इनकी ऐश वाली जिंदगी से इम्प्रेस्ड था। मैं भी चाहता था कि मैं इन लोगों की तरह घूमूं फिरूं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं। मेरी इस चाहत को शायद इन तीनों ने भांप लिया था, इसलिए उन्होंने खुद ही आकर मुझसे दोस्ती की और मुझ पर अपना ढेर सारा प्यार लुटा डाला और कई सारी चीजें गिफ्ट कर दी। इनमें जतिन सबसे एक्टिव था मेरे बिना। कहे ही वो मुझे कभी घड़ी गिफ्ट कर देता, कभी मुझे कोई शर्ट वगैरह, और मैं उनके लिए नोट्स वगैरह देता था। जब कभी इनका असाइनमेंट लिखना होता या कोई प्रोजेक्ट वगैरह होता तो वो मैं ही तैयार करता था। फिर मेरी जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने सबकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। जब प्रिया ने मेरे कॉलेज में एडमिशन लिया और हम लोगों ने उसे देखा तो देखते ही रह गए और हम सबकी जिंदगी बदल गई। वे तीनों प्रिया के पीछे लग गए और मैं देखता ही रह गया। कॉलेज की कैंटीन हो या लाइब्रेरी, जतिन, विक्रांत और अंशुमान का दूसरे स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाना, पीछे बैठी लड़कियों को छेड़ना और लेक्चर को परेशान करना रोज का काम था। इन कामों में मैं उनसे खिलाफ रहता था। मैं हर बार उनसे अलग बैठता। वे मुझसे कहते, अबे पंडित, चल जरा दुनियादारी भी सीख ले। मैं बस हंसकर टाल देता। उनकी नजरों में मैं बोर था पर पढ़ाई के काम का था। लेकिन मैं जानता था कि वो जो कर रहे थे वो एक दिन उन्हें महंगा पड़ेगा। सितंबर की उस सुस्त दोपहर में जब प्रिया पहली बार हमारी क्लास में आई तो जैसे सब कुछ थम सा गया। उसके लंबे काले बाल, गहरी आंखें और चेहरे पर मासूमियत किसी भी लड़के को अपनी तरफ खींच सकती थी।
उसकी आवाज भी बहुत मीठी थी। उसने अपना परिचय दिया। हाय, मैं प्रिया सिंह लखनऊ से हूं। मेरे पापा का यहाँ ट्रांसफर हुआ है। अब हम लोग यहीं रहेंगे। लड़कियों की बेंच में जैसे फुसफुसाहट दौड़ गई। इतनी सारी लड़कियां थीं, लेकिन उसके जैसी कोई नहीं थी। लड़कियों तक की निगाहें जब उसे पर टिक गई, तब लड़कों का क्या हाल था। लड़कों की निगाहें भी उसी पर टिकी थीं। जतिन ने तो वहीं से अंशुमान को कोहनी मारी और आंख मारकर कहा, भाई इस पर तो गेम जमाना ही पड़ेगा। अंशुमान भी प्रिया की तरफ देखकर एक भद्दी हंसी हंसने लगा। मैं इन लोगों की हरकतें देख रहा था और प्रिया के प्रति इन लोगों की फीलिंग्स को भी समझ रहा था। मैं जानता था कि ये लड़कियों को खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं समझते। इनकी थ्योरी ही है कि पैसे फेंको और नया खिलौना ले आओ। जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी ये लोग बर्बाद कर चुके थे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप प्रिया को देखता रहा। मुझे पहली बार कोई चेहरा दिल में उतरता महसूस हुआ। एक दिन लाइब्रेरी में मैं किताबें पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि प्रिया भी वही किताब ढूंढ रही थी जो मेरे पास थी। मैंने उसे देखकर भी अनदेखा करने की एक्टिंग की और सर झुकाकर बैठा रहा। तभी मेरे पास उसकी मीठी आवाज गूंजी, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी किताब थोड़ी देर के लिए ले सकती हूँ? मेरा दिल धड़क उठा और मेरे मन में खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैंने उसे किताब दे दी। उसने मुझसे शुक्रिया कहा और चली गई। उस दिन मुझे महसूस हुआ शायद मेरी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। प्रिया ने मुझे उसे दिन नोटिस किया। इस बात से मुझको बहुत खुशी हुई। शायद प्रिया मेरी तरफ ध्यान भी देती, लेकिन होने वाला तो कुछ और ही था। जतिन की निगाहें तो उसी दिन उस पर गड़ गई थीं जब वो पहली बार कॉलेज आई थी, और अब उसने जानबूझकर उसके चारों तरफ अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था, जिससे प्रिया अनजान थी और प्रिया धीरे धीरे उसके जाल में फंसने लगी थी। उसने धीरे धीरे उसे टारगेट करना शुरू किया। वो उसके लिए कैफे में सीट रिजर्व करके रखता। उस सीट पर वो किसी को भी बैठने नहीं देता था। क्लास के बाद वो उसको अपनी कार से ड्रॉप करने की पेशकश करता, जिसे प्रिया मना नहीं कर पाती थी, क्योंकि जतिन का फ्लर्टी अंदाज ही ऐसा होता था। उसके बाद वो उसको सोशल मीडिया पर रोज फ्लर्टी मैसेज भेजना लगा, जिसे प्रिया नजरअंदाज नहीं कर पाती थी। इस प्रकार के लोगों की फितरत भी कुछ ऐसी होती है कि मीठी मीठी बातों से वो लड़कियों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं, और प्रिया उसके इस सुनहरे जाल में फंस गई। और मजे की बात यह थी कि प्रिया को जतिन स्पेशल लगने लगा था। विक्रांत, अंशुमान और जतिन लगभग रोज ही प्रिया के बारे में बातें करते थे। अंशुमान कहता, क्या यार तुम इसके चक्कर में फंस रहे हो? मुझे तो लगता है कि अब तुम इसको हम लोगों की भाभी बनाओगे। जतिन कहता, अरे यार इससे अच्छी अच्छी लड़कियां मैंने छोड़ दी, ये भी बस टाइम पास हैं। तो अंशुमान और विक्रांत कहने लगते, हमारा भी ख्याल रखना। जतिन कहता, यारों के यार हैं हम, तुम दोनों पहले मजे मारना। मैं हर बात सुनता और चुप रहता। मैं अजीब सिचुएशन में था। चुप रहने के अलावा मैं और क्या कर सकता था? मेरी पहुंच से प्रिया दूर जा चुकी थी। वो जतिन की बातों में इतना ज्यादा फंसी थी कि शायद मेरी बात नहीं सुनती, लेकिन मुझको तो बताना ही था। उसको सावधान करना जरूरी था, क्योंकि अगर मैं नहीं बताता तो ये एक गुनाह था। आगे प्रिया के साथ जो भी अनहोनी होती या ये लोग उसको धोखा देकर उसका मिसयूज करते, तो इसका सारा पाप मेरे ऊपर जाता। जानबूझकर तो मक्खी नहीं निगली जा सकती थी, इसलिए मुझको बताना जरूरी लगा। बेशक प्रिया उसके प्रति सीरियस थी, लेकिन जतिन का तो मुझे पता ही था। उसके लिए तो हर लड़की टाइम पास होती थी। जब प्रिया उसके कुछ ज्यादा ही करीब आती दिखी तो मुझसे रहा नहीं गया। एक दिन क्लास के बाद मैंने उसे रोका और बड़ी हिम्मत करके कहा, प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं जो तुम्हारे ही फायदे के लिए है, लेकिन शायद सुनकर तुमको अच्छा ना लगे तो बताओ, मैं कहूं या ना कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? मेरी बातों को सुनकर प्रिया उलझन में आकर बोली, नहीं, बुरा नहीं मानूंगी। अगर मेरे फायदे की बात होगी तो बुरा क्यों मानूंगी? बताओ क्या बात है? मैंने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बात को कहां से शुरू करूं। दरअसल बात यह है कि मैं देख रहा हूं कि तुम इन दिनों जतिन के ज्यादा ही करीब आ रही हो। जैसा तुम उसे समझती हो वो वैसा नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसके साथ साथ उसके दोस्तों के भी इरादे अच्छे नहीं हैं। वो तुम्हारे साथ धोखा करेगा और वो अपने दोस्तों में तुम्हें शेयर करेगा। मैंने बता देना ठीक समझा। तुम इन लोगों से बच कर रहो और सावधान रहो। मैं तुम्हें वही बता रहा हूं जो मैंने उसे लड़कियों के साथ करते हुए देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं तुम्हारा नुकसान होते हुए नहीं देख सकता।
क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं। प्लीज तुम मुझसे दूर रहो। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। वो गुस्से में आकर बोली, बस, और इससे ज्यादा कुछ मत कहो। मैं अच्छी तरह से तुम्हें समझती हूं। तुम मुझे पसंद करते हो, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है ना, तो तुम जलते रहो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बल्कि जतिन को प्यार करती हूं। तुम उसके लिए झूठ बोल रहे हो, वो ऐसा नहीं है। वो मेरे साथ ऐसा कभी ऐसा नहीं कर सकता। प्रभास, मैं बच्ची नहीं हूं, मुझे खुद समझ है कि कौन कैसा है। जतिन मेरे लिए स्पेशल है और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब तुम्हारी ये नॉनसेंस बकवास सुनना भी नहीं चाहती। इसीलिए मुझसे दूर ही रहो। ये सुनकर मेरे दिल पर जैसे सैकड़ों छुर्रियां चलने लगी। ऐसा लगा कि जैसे मेरा किसी ने कलेजा नोच कर निकाल दिया हो। मेरी आंखों में आंसू भर आए। उसकी बातों से मेरे दिल को बहुत ज्यादा चोट पहुंची थी। मेरी आंखों में आंसू छलक आए और मैं अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखता रहा। मैं कुछ भी नहीं कह पाया और मेरे देखते ही देखते वो मेरे सामने से गुस्से में अपने बालों को जोर से झटक कर चली गई। मेरा दिल टूट गया था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा सब कुछ चला गया हो और इस भरी दुनिया में मैं अकेला रह गया। अब पहले प्यार की कसक वही जान सकता है जिसने प्यार किया हो और उसका दिल टूटा हो। पहले पहले किसी को पसंद करो और वो बेदर्दी से तुम्हारे दिल को कुचल कर चला जाए तो दोस्तों, ऐसा ही लगता है। मैंने उस दिन से प्रिया से बात करना छोड़ दिया। साथ ही साथ अंशुमान, विक्रांत और जतिन से भी मतलब नहीं रखा। कॉलेज अब मेरे लिए वैसा नहीं रहा। जो सच्चा था उसे ठुकराया गया और जो झूठा था वो जीत रहा था। पर मुझे क्या पता था कि ये जीत बहुत जल्दी एक बद्दुआ में बदलने वाली थी। जतिन और उसके साथियों की हरकतें अब जोर पकड़ने लगी थी। जब देखो तब ये लोग आपस में सर जोड़े हुए कुछ ना कुछ प्लानिंग ही करते रहते थे। एक बार जब मैं कैंटीन में गया तो उनकी थोड़ी सी बातचीत मेरे कानों में पड़ी। अंशुमान कह रहा था, यार अब तो बहुत दिन बीत गए हैं, लड़की तो पट गई है, आगे का प्लान सेट करो। जतिन जोर जोर से हंसते हुए बोला, अरे यार तू तो बहुत उतावला है, चिंता क्यों करता है यार, अब तो बल्ले ही बल्ले हैं। आज मेरा बर्थडे है, नांगलोई वाले फार्म हाउस पर मैंने पार्टी रखी है। पार्टी में कोई नहीं होगा, बस मैं, तुम दोनों और प्रिया, इतने ही लोग रहेंगे, इनके अलावा और कोई नहीं। बस फिर क्या है, खाना पीना होटल से ऑर्डर कर लेंगे, सब कुछ सेट कर लिया है, बस तैयार हो जाओ। मैं उन लोगों की तरफ पीठ किए हुए बैठा था। उन लोगों का ध्यान मेरी तरफ था ही नहीं। मैंने सारी बातें सुन ली। मेरा कलेजा कांप उठा। ये लोग इतनी बड़ी प्लानिंग बना रहे थे, इसलिए मैं डर गया। अब क्या करूं? मैं प्रिया को कैसे बताऊं कि वो इनके साथ कहीं भी ना जाए? इन लोगों के इरादे नेक नहीं हैं। जतिन का ये फार्म हाउस शहर से बाहर था, जो जंगल में था। ये 2 मंजिला फार्म हाउस जतिन के पापा ने कभी किसी बिजनेस के सिलसिले में बनवाया था। अब वो वीरान था और जतिन के लिए आजादी की जगह। तभी मुझे जतिन और अंशुमान की अगली बातचीत भी सुनाई दी। जतिन कह रहा था, प्रिया को अकेले बुलाऊंगा, कहूंगा सिर्फ मैं हूं, विक्रांत और तुझे छुपा दूंगा, फिर तो मजे ही मजे होंगे। अंशुमान हंसा, क्लासिक प्लान भाई, लेकिन तू बोल ही क्यों रहा है? जो करना है कर और फिर छोड़ दे। जतिन हंसते हुए कह रहा था, यही तो, बस एक बार वो आ जाए, फिर नेक काम में देरी क्यों? मैं अभी उसको कॉल लगाता हूं। जतिन ने वहीं बैठे बैठे प्रिया को कॉल लगा दी। हेलो प्रिया, आज मेरा बर्थडे है, इसे मैं खास बनाना चाहता हूं। मैं वैसे तो बहुत शाही ढंग से सेलिब्रेट करता हूं, लेकिन आज का दिन सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपना बर्थडे मनाऊंगा, इसलिए तुम फार्म हाउस पर आ जाओ। मैं आज तुमसे कुछ जरूरी बात भी करना चाहता हूं, अकेले में। शहर से बाहर एक फार्म हाउस है, वहीं मिलो। मैं तुम्हें वहां की लोकेशन भेज रहा हूं। उधर से प्रिया की आवाज हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। वो आश्चर्य में कह रही थी, फार्म हाउस में क्यों? जतिन उसको भरोसा देते हुए बोला, वहां मैं अकेला रहूंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगा। फोन पर प्रिया के जवाब से मालूम हुआ कि वो थोड़ा हिचकिचा रही हैं, लेकिन जब जतिन ने कहा कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो फिर वो मान गई। अब मेरे मन में बहुत बेचैनी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं प्रिया के घर चला जाऊं और उसे उनकी प्लानिंग के बारे में बता दूं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो मुझे थप्पड़ भी मार देगी। बहुत सोचने के बाद मैंने प्रिया को फोन किया। प्रिया ने फोन उठाया और मेरी आवाज सुनते ही वो फोन काटने को हुई तो मैंने कहा, देखो प्रिया, अभी फोन मत काटना, मैं तुम्हें शॉर्ट में पूरी बात सुना रहा हूं। तुम जतिन के पास नांगलोई वाले फार्म में मत जाना, तुम्हारे लिए खतरा है। वहां जतिन ने विक्रांत और अंशुमान को भी बुलाया है
और वो तुम्हें इस सब के सामने परोस देगा। वो तुम्हें प्यार नहीं करता है, केवल अपने दोस्तों के साथ तुमसे मौज मस्ती करेगा। मैंने प्रिया को पूरी प्लानिंग के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर प्रिया नाराज होकर कहने लगी, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। तुम्हारा दिमाग कितना गंदा है जो तुम दूसरों के लिए ऐसा घिनौनी और गंदी बातें सोचते हो। मैंने चिल्लाते हुए कहा, एक बार मेरी बात को मान लो वरना तुम पछताओगी। लेकिन प्रिया ने मेरी बात नहीं मानी और फोन को काट दिया। मैं प्रिया को ऐसे ही मौत के मुंह में जाने नहीं दे सकता था, इसलिए मैं जतिन के नांगलोई वाले फार्म हाउस के लिए चल पड़ा। लेकिन मुझे तो उसका पता भी नहीं मालूम था और यह भी नहीं पता था कि उनका प्रोग्राम कितने बजे से है। फिर भी मैंने कोशिश जारी रखी। जतिन के कई दोस्तों को फोन करके मैंने फार्म हाउस का पता तो लगा लिया और मैं ऑटो करके वहां जा पहुंचा। फार्म हाउस के पास ही जाकर मैं छुप गया। वहां फूलों से सजा हुआ कॉर्नर था, कैंडल्स थी, सॉफ्ट म्यूजिक था। जतिन ने पूरी कोशिश की थी कि प्रिया को लगे कि ये एक डेट है, लेकिन पीछे कमरे में विक्रांत और अंशुमान छुपे हुए थे। सारा खेल सिर्फ शुरुआत था। तभी मेरा दिल धड़कने लगा। प्रिया आ गई थी, लाल सफेद प्रिंट के सूट, दुपट्टा, हल्की सी मुस्कान में वो बहुत अच्छी लग रही थी। वो घबराती हुई बोली, जतिन, ये जगह तो बहुत डरावनी लगती है। जतिन हंसकर बोला, अरे तुम तो डर गई, चलो ऊपर चलते हैं, टेरेस से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। जतिन प्रिया को छत पर ले गया। अब अंधेरा हो गया था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं भी छुपते छुपाते वहीं पहुंच गया। हालांकि इसमें मुझे खतरा तो था, लेकिन प्रिया से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं था। मैं सोच रहा था कि अगर प्रिया को इन लोगों ने कुछ नुकसान पहुंचाया तो मैं हर हाल में उसे बचाऊंगा। तुरंत ही पुलिस को फोन कर दूंगा और इन लोगों से भी मारपीट करूंगा। इमरजेंसी के लिए मैं रामपुरी चाकू लेकर गया था। वहां से नीचे पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक जंगल और सन्नाटा था। प्रिया थोड़ी घबराई, लेकिन जतिन का हाथ थामे रही। वो घबराई हुई आवाज में बोली, जतिन, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? जतिन ने उसकी ओर झुककर कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो प्रिया, और अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता। तुम मेरी हो ना? प्रिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन तभी पीछे से अचानक दरवाजा खुला। विक्रांत और अंशुमान हंसते हुए छत पर आ गए। विक्रांत टपोरियों की तरह हंसा और बोला, वाह भाई, माल तो नंबर 1 है, आज तो मजा ही आ जाएगा। प्रिया उन दोनों को देखकर चौंकी। ये कौन है? जतिन, तुमने तो कहा था कि तुम अकेले हो। जतिन ने अब मासूमियत छोड़ दी थी। उसका चेहरा शैतानी हंसी में बदल गया। वो मक्कारी से बोला, अब तो तुम मेरी हो ना, तो इनकी भी थोड़ी खातिरदारी कर दो, आखिर दोस्त है मेरे। प्रिया अब डर से कांप रही थी। उसने जतिन का हाथ झटक दिया और पीछे हटने लगी। वो चिल्लाई, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम जानवर हो, ये क्या मजाक है? जतिन हंसकर बोला, मजाक नहीं, रियलिटी है। तुम्हारे जैसी लड़कियां सिर्फ टाइम पास होती हैं। प्यार व्यार तो पंडित प्रभास करता है, हम नहीं। प्रिया रोते हुए बोली, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुम मेरे साथ दगाबाजी कर रहे हो। वो अब टेरेस की मुंडेर के पास थी। उसके पीछे सिर्फ अंधेरा और गहरी खाई थी। विक्रांत और अंशुमान आगे बढ़े। मैंने भी अपने को तैयार कर लिया था। मैंने चाकू निकाल लिया। मैं चाकू फेंक कर मारने को था। जतिन चिल्लाया, चल प्रिया, ज्यादा ड्रामा मत कर। प्रिया ने धमकाया, आगे मत बढ़ना, मेरे पास मत आना और मुझे मत छूना, नहीं तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। और तभी वो घटना हुई जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। हम सबके कलेजे दहल गए। प्रिया का पैर पीछे फिसला। एक जोरदार चीख हवा में तैरी और वो हवा में गिरती हुई अंधेरी खाई में जा गिरी। सिर्फ उस एक आवाज के बाद फिर सन्नाटा छा गया। नीचे जब तीनों लड़के भागकर पहुंचे तो देखा प्रिया खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उसकी सांसें नहीं थी, वो मर चुकी थी। जतिन की आंखें डर के मारे चौड़ी हो गई। ओह शिट, ये तो मर गई। विक्रांत कांपने लगा। भाई अब क्या करें? जतिन ने जवाब दिया, गाड़ी में डालते हैं, जंगल में फेंक देते हैं, कोई नहीं जानेगा। अंशुमान बोला, गाड़ी में क्यों ले जाएं? यही खाई में ही मिट्टी से पाट दो। उन्होंने इस बात पर हामी भर दी। मेरी आंखों के सामने एक पल में सब खत्म हो गया और मेरा प्लान धरा का धरा रह गया। मेरा दिल रो रहा था। अचानक से एकदम ये हादसा हो जाएगा, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं गैजहम की वजह से जैसे पत्थर का बन गया। वे लोग प्रिया की लाश को ठिकाने लगाने की सोच रहे थे और तो मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने मोबाइल से उनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। अब मेरे मन में एक ही बात थी कि कम से कम सबूत होगा
तो इन लोगों को सजा तो दिलवा ही सकता हूं, और मैं कुछ नहीं कर सकता तो प्रिया को न्याय तो दिला ही सकता हूं। उसमें यह वीडियो बहुत काम आएगा, उन तीनों का भागकर जाना और प्रिया की जांच करना, फिर उसकी लाश को मिट्टी से पाटकर ठिकाने लगाना। ये सारे एक एक पल में कमरे में कैद करता गया। उन्होंने उसकी लाश वहीं एक पुराने गहरे गड्ढे में फेंक दी, ऊपर से ढेर सारी मिट्टी डाल दी, उसका मोबाइल और पर्स सब कुछ जला डाला। मैं उसकी वीडियो बना रहा था, फोटो खींच रहा था। अचानक ही फ्लैशलाइट से जतिन को शक हो गया। उसने अंशुमान से पूछा, यह फ्लैशलाइट कैसी थी? अंशुमान बोला, मुझे क्या पता। विक्रांत ने कहा, यहां अपनी जान पर पड़ी हुई हैं, अपना होश नहीं है, फ्लैशलाइट का यहां क्या काम? जतिन चिल्लाया। तो फिर कौन था? हम लोगों के अलावा भी यहां कोई है जो हम लोगों की वीडियो बना रहा है। उसे पकड़ो जल्दी से। मुझे लगता है उसने हमारी सारी वीडियो बना ली है, हम सब मारे जाएंगे। ये सुनते ही मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। वे तीन थे और मैं अकेला। सब कुछ अब खत्म हो चुका था, तो वहां से भागने में ही भलाई थी। मैं अपने लिए नहीं बल्कि प्रिया के लिए जिंदा रहना चाहता था, ताकि मैं उसको न्याय दिला सकूं। जब उसके हत्यारे को सजा होगी तो कम से कम उसकी आत्मा को शांति तो मिलेगी। जतिन चिल्लाया, जो कोई भी है वो भाग रहा है, तीन तरफ से सब लोग दौड़ो, देखते हैं साला बचकर कहां जाएगा। दो लोग अलग अलग दिशाओं में दौड़े और मेरे पीछे विक्रांत दौड़ा। मैं उसको चकमा देते हुए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन मेरी आहट से अंदाजा लगाकर वो लगातार मेरे पीछे आ रहा था। अचानक ही मैंने अपने पीछे से आवाज सुनी। प्रभास में बुरी तरह से चौंका। अचानक ही मेरे दिल की रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन की तरह हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि ये आवाज प्रिया की थी, प्रिया जो मर चुकी थी। फिर उसकी आवाज मुझे कैसे सुनाई दे रही थी? उसकी आवाज ठीक मेरे कानों के पास गूंज रही थी। प्रभास, तुमने ठीक कहा था, तुम ही मेरे अपने थे, जो मुझे दिलो जान से चाहते थे, प्यार करते थे, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझी, तुमको ठुकरा दिया और जतिन के पीछे भागती रही। और देखो जतिन ने मेरे साथ क्या किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसी की वजह से मेरी मौत हुई। ऐसा कहकर वो सिसक सिसक कर रोने लगी। मेरे कलेजे में हूक उठ रही थी, एक दुख का गुब्बार मेरे सीने में भरा था। फिर प्रिया की गुस्से में भरी हुई आवाज आई, अब देखना मैं उनका क्या करूंगी, मैं उन्हें ऐसी मौत मारूंगी कि दुनिया याद रखेगी कि लड़की को धोखा देना क्या होता है। तभी मुझे पीछे से जोर का धक्का लगा। मैं औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा, जहां कंटीली झाड़ियां मेरे पूरे शरीर में छुप गई। मेरी आंख साफ साफ बच गई, नहीं तो झाड़ी की एक नुकीली डाली मेरी आंख में घुस जाती। ये पीछे से विक्रांत आया था, जिसने मुझे खड़ा देखा तो मुझे धक्का मारकर गिराया था। वो मेरी पीठ पर सवार हो गया और उसने मुझे अपनी दोनों बाहों में ऐसे जकड़ लिया कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरा दम घुटने लगा। वो अपनी बाहें कसता ही जा रहा था। मेरी आंखें निकली पड़ रही थीं और मुझे लगा कि मेरी सांस अब टूटने ही वाली है। तभी जैसे चमत्कार हो गया, एक जोर का झटका लगा और मैंने हैरान होकर देखा कि विक्रांत सामने चित पड़ा हुआ था और मैं आजाद था। अचानक वो हवा में उठने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर उठा रही है। और फिर जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वहां जो बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, उन पर मोटी मोटी लताएं लिपटी हुई थीं। उनमें से एक लता छूटकर पेड़ से अलग हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लता को निकाल रहा है। फिर विक्रांत की गर्दन में उसे लता को लपेटकर पेड़ पर बांध दिया गया। अब विक्रांत लताओं में जकड़ा हुआ झूल रहा था। जैसे जैसे वो हिल रहा था, वैसे ही लताओं का घेरा उसकी गर्दन पर कसता जा रहा था। वो चीखना चाहता था, पर गला कसा होने की वजह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो तड़प रहा था और मैं ये देखकर डर से थर थर कांप रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रिया की मौत का मंजर देखा था। अब मेरी आंखों के सामने ये दूसरी मौत हो रही थी, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं था। थोड़ी ही देर में विक्रांत की तड़पते हुए मौत हो गई। उसकी जीभ निकल आई थी, आंखें बाहर को उबल गई थीं और वो एक तक आंखें फाड़े हुए सामने देख रहा था, जैसे उसने कोई बहुत ही भयानक सीन देख लिया हो। उसके बाद मैंने जो देखा तो डर के मारे मेरी घिघी बंध गई, क्योंकि अब उसके चेहरे पर खरोचें लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चेहरे को कोई खरोच रहा है। देखते ही देखते उसके चेहरे पर तमाम खरोच की लकीरें बन गई, जिनसे खून बहने लगा। उसकी आंखें भी नोचकर एक तरफ फेंक दी गई। अब उसका चेहरा बहुत ही डरावना हो गया था। चेहरा खून से रंगा हुआ था। उनसे टपक कर खून जमीन पर गिर रहा था। मुझसे देखा नहीं गया और मैं वहां से ताबड़तोड़ भागकर सड़क पर आया।
मुझे एक कार में लिफ्ट मिल गई। मुझे अपना होश ही नहीं था। जैसे तैसे गिरते पड़ते देर रात तक मैं अपने घर पहुंचा। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे इस हालत में देखकर वे लोग चौंक पड़े। मम्मी पापा मेरा हाल पूछ रहे थे, लेकिन मैं कुछ बताने के काबिल ही नहीं था। एक बार जो मैं बिस्तर पर लेटा, फिर मुझे अपना होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूं। मुझे तेज बुखार हो आया। मैंने सपने में प्रिया को देखा। वो वही सफेद और लाल प्रिंट का सूट पहने हुए थी। लाल दुपट्टा पड़ा हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे और वो फार्म हाउस की मुंडेर पर खड़ी हुई थी। वो मुझसे कह रही थी, प्रभास, मैं दुनिया से जरूर चली गई, लेकिन मैं अब तुम्हारे पास आ गई हूं। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैं अब वो वाली प्रिया नहीं रही। मैं अब दूसरी ही ताकत बन चुकी हूं, जिसे दुनिया कहती है। निशी डाक। मैं जोर से चीख कर उठ बैठा। सुबह मम्मी ने पूछा, क्या हुआ? रात को बहुत कराह रहे थे। मैं झूठ बोल गया, कुछ नहीं, बस बुरे सपने थे। माँ ने मुझे चाय दी और मुझे बताया, तुम्हारे दोस्त विक्रांत की डेथ हो गई है। शायद किसी जानवर ने उस पर हमला किया होगा। उसकी लाश बुरी तरह से नूची हुई पाई गई है। उधर तुम्हारे दूसरे दोस्त जतिन के घर में भी आफत आई हुई है। उसकी माँ रात को अचानक ही बेहोश हो गई। वो अस्पताल में है। मैं बुरी तरह से चौंक गया। क्या विक्रांत को किसी जानवर ने नोच कर मार डाला है? मैं सोच रहा था कि उसे पेड़ की लताओं से फांसी लगाई गई थी। मेरी माँ बिना मेरी तरफ देखे अपनी बात कहे जा रही थी। विक्रांत की लाश तो इतनी बुरी तरीके से नोची हुई है कि देखा भी नहीं जा रहा। उसके बारे में न्यूज में भी आया था। उसी में मैंने देखा है। उसके दोस्त जतिन और अंशुमान ने ही पुलिस को खबर की थी। मैं जतिन के घर गया। उसका चेहरा बुझा हुआ था। मैंने जतिन से पूछा, भाई मम्मी को क्या हुआ? जतिन बुझी हुई आवाज में बोला, पता नहीं क्या हो रहा है यार, मम्मी कुछ अजीब अजीब बड़बड़ा रही हैं। कहती हैं प्रिया आई थी, मेरे बगल में बैठी थी, सफेद कपड़ों में थी, हंस रही थी। फिर जतिन मुझसे पूछने लगा, प्रभास, तू मानता है कि आत्माएं होती हैं? मैं चुप रहा। जतिन बोलता रहा, विक्रांत भी चला गया। तुम्हें पता है कि उसे प्रिया ने मारा है। जतिन विक्रांत की मौत से बहुत ही ज्यादा अपसेट था। उसे इतना ज्यादा सदमा लगा हुआ था कि जितनी देर मैं वहां बैठा रहा, वो बराबर विक्रांत के बारे में ही बातें करता रहा। विक्रांत की मौत ने उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला था। जतिन बिल्कुल अपने होश में लग ही नहीं रहा था। अब उसे अपने किए गए कर्म पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो मुझसे बोला, यार मैंने प्रिया के साथ बहुत ही गलत किया। उसी का फल मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं भी अब इस दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगा, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल बार बार यही कह रहा है कि विक्रांत के बाद अब मेरा और अंशुमान का नंबर है। मैं उसे दिलासा देता रहा। फिर मैं अपने घर लौट आया। मेरा किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा था। मैं सोच रहा था कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो पुलिस को दूं या ना दूं। अब मेरे सबूत देने न देने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अपनी मौत का बदला अब प्रिया खुद ही ले रही थी। उसमें इस दुनिया के कानून का कोई महत्व नहीं रह गया था। वो अपने ही कानून से खौफनाक सजा दे रही थी। दूसरे दिन सवेरे उठते ही एक खौफनाक और डरावनी खबर इंतजार कर रही थी। मैं सोकर उठा ही था कि माँ मेरे लिए चाय लेकर आई और मुझे जगाते हुए बोली, तू अभी तक सो रहा है, देख अखबार में क्या है और टीवी में क्या आ रहा है। अखबार में पढ़ा कि मशहूर उद्योगपति के इकलौते बेटे जतिन कपूर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत। इससे पहले उसके गहरे दोस्त विक्रांत की भी इसी तरह से मौत हुई है। आखिरकार कौन है इसके पीछे? पुलिस पता लग रही है। उसके बारे में सुनकर मैं फौरन जतिन के घर पहुंचा। अस्पताल से उसकी मम्मी अभी अभी ही वापस आई थी और वो जोर जोर से रो रही थी। मैंने जतिन की लाश को देखा तो कांप गया। बिल्कुल विक्रांत की तरह ही उसकी भी दशा हुई थी। उसके चेहरे को बुरी तरह से नोचा गया था। आंखें भी निकाल दी गई थी। उसके चेहरे की तरफ देखा नहीं जा रहा था। मैंने उसकी बहन सुमी से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो सुमी ने रोते रोते बताया, हम सब लोग रात को लेटे हुए थे, मम्मी तो अस्पताल में ही थी। रात में भैया उठे थे, कह रहे थे, सुमी मम्मी आवाज दे रही हैं कि जतिन बेटा एक गिलास पानी पिला दो। तो मैंने भैया से कहा था, भैया तुम्हें वोम हुआ होगा, मम्मी तो अस्पताल में हैं। तो जतिन भैया लेट गए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने मुझसे कहा, सुमी मम्मी बुला रही हैं, और ऐसा कहकर वो दरवाजा खोलकर गेट के बाहर चले गए। मैं भी उठकर उनके पीछे पीछे गई। मैंने सुना वो मम्मी की आवाज में ही बुला रही थी, बेटा मैंने तेरे लिए खाना रखा है। और जतिन भैया ने कहा,
मम्मी आप कैसे आ गई हो, आप तो अस्पताल में थी। तभी वो बहुत जोर से चीखे क्योंकि एक सफेद कपड़ों में कोई औरत थी जो सामने खड़ी थी। वो बहुत ही भयानक शक्ल की थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था, अजीब तरह का खौफनाक था। मैंने उसे वहां देखा तो मैं बहुत डर गई। वो अचानक भैया का गला दबाने लगी। भैया गिर पड़े, फिर उसने उन्हें बुरी तरीके से नोच डाला। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी तो वो औरत गायब हो गई। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। उस शाम मैं अंशुमान से मिला। वो कांप रहा था। इस समय वो बहुत ही डरा हुआ था। मुझे देखते ही रोने लगा और सिसकते हुए बोला, भाई जतिन मर गया और मैं जानता हूं अगली बारी मेरी है। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, क्यों, ऐसा क्यों कहते हो? अंशुमान ने डरते डरते बताया, क्योंकि मुझे भी वो दिखती हैं। कल रात मेरी बहन की आवाज में उसने मुझे बुलाया, जबकि मेरी बहन हॉस्टल में थी, पर मैंने घर की रसोई से उसकी आवाज सुनी, भैया दूध पी लो। जब मैं गया तो वहां कोई नहीं था। भाई वो अब कोई इंसान नहीं रही, वो अब निश्चित डाक के नाम से आती है। मैंने उसे हिम्मत बंधाई और कहा, सावधानी रखो, कुछ नहीं होगा। फिर मैं अपने घर पर लौट आया। घर लौटकर मैंने मां को परेशान देखा। मुझे देखते ही वे कहने लगी, प्रभास कल रात मुझे लगा कि कोई रसोई में था, बर्तन खड़क रहे थे, फिर लगा कि कोई लड़की गुनगुना रही है। मैंने पूछा, कौन सी धुन थी? मां बोली, वही जो तुम हमेशा गुनगुनाते थे। तुम आए तो आया, मुझे याद गली में आज चांद निकला। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो गाना सिर्फ एक लड़की गुनगुनाती थी, प्रिया। उस रात मैंने एक पुरानी डायरी निकाली जिसमें कॉलेज की बातें, नोट्स, प्रिया की पसंद नापसंद लिखी थी। मैं आज फिर से पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं चौंक पड़ा। अब उसमें कुछ नई बातें भी लिख गई थीं। लिखा था, अगर कभी मैं मर जाऊं और कोई मेरा दर्द समझे तो वो सिर्फ प्रभास होगा, क्योंकि उसने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ मुझे चेताया है। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा था। खिड़की से बाहर अंधेरा पसरा था, बत्ती चली गई थी और पंखा बंद हो चुका था। और तभी किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा। प्रभास आवाज वहीं प्रिया की थी। मैंने डर गया। मैंने मुड़कर देखा। वो हल्की नीली रोशनी में लिपटी हुई खिड़की के पास खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा शांत था, मगर आंखों में गहरी उदासी थी। उसे देखकर मेरे बदन में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, तुम यहां कैसे आ गई? मैं बस इतना ही कह पाया। वो मुस्कुराई और ठंडी आवाज में बोली, तुमसे कुछ कहे बिना नहीं जाना चाहती थी। तुमने मुझे कभी ठगने की कोशिश नहीं की। जतिन ने धोखा दिया और मैं उसे समझ नहीं पाई, पर तुम सच्चे थे। और आज जब मैं किसी शरीर में नहीं हूं तो मुझे सिर्फ एक इंसान याद आता है, और वो तुम हो। मेरी आंखें भर आईं। मैंने धीरे से कहा, प्रिया अगर वक्त लौट सके तो मैं तुम्हें कभी जाने न दूं। वो मुस्कुराई, फिर एक परछाई की तरह हल्के से मेरे पास आई और मेरे माथे को छुआ। मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, पर इस समय कोई डर नहीं था, सिर्फ एक सुकून था। अगली सुबह मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा तू कल रात किससे बात कर रहा था? मैं चौंक कर बोला, भला मैं किससे बात कर रहा था? कोई तो नहीं था। इतनी रात को कौन आता मेरे पास? माँ ने चिंता भरी आवाज में कहा, बेटा हमने सुना कोई लड़की बोल रही थी। उसकी हंसी की आवाज आ रही थी और फिर कमरे में फूलों की खुशबू भी फैली थी। मुझे बहुत डर लगता है प्रभास, ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रिया की मौत के बाद तू अजीब बातें करने लगा है। मैं चुप रहा। उन्हें कैसे बताता कि वो अब भी मेरे पास हर रात आती हैं। अब वो अक्सर आती थी, मुझे सपनों में दिखती बातें करती। कभी कहती, काश मैं तुम्हें पहले जान पाती। कभी पूछती, क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो, जबकि मैं अब निश्चित डाक बन चुकी हूं। मैं कहता, तुम चाहे जिस रूप में हो, मेरी मोहब्बत आज भी वही है, सच्ची और अधूरी। मैंने अनजाने में अपनी डायरी में लिख डाला। वो अब मेरी नींदों में नहीं आती, पर हर रात जागकर मुझे जगाती है। वो अब सांस नहीं लेती, पर मेरी धड़कनों में बसी है, जिससे मैंने प्यार किया। वो अब एक बदला बन चुकी है, पर उसकी मोहब्बत आज भी मुझे डराती नहीं, बस रुला जाती है। प्यार अगर सच्चा हो तो मौत भी उसे नहीं मार सकती। जतिन और विक्रांत की रहस्यमयी मौत के बाद अंशुमान बुरी तरह से डर चुका था। कॉलेज में डॉन बना घूमने वाला, लड़कियों पर पैसे लुटाने वाला, कॉलेज में रोब जमाने वाला अंशुमान अब अकेले बाथरूम तक जाने से डरता था। हर फोन कॉल से चौंक जाता था। हर परछाई को प्रिया समझने लगा था। एक दिन उसने मुझसे कहा, प्रभास
बहुत डर लग रहा है यार। पहले विक्रांत, फिर जतिन और अब मैं जाने वाला हूं। तीनों में से बचेगा कोई नहीं। मैं चुप रहा। मैं कैसे बताता कि जाने वाला तो मैं भी हूं। प्रिया मुझे अपने जाल में जकड़ रही हैं और वो मुझे अपने साथ लेकर ही जाएगी। यानी कि वो इन तीनों को अपना बदला लेने के लिए मारेगी तो मुझे अपने प्यार के लिए मारेगी। तभी अंशुमान बोला, मुझे लगता है कि प्रिया की आत्मा से बचने के लिए अगर मैं पुलिस के पास चला जाऊं तो शायद बच जाऊं। मैंने कहा, जाकर देख लो, पर पुलिस आत्मा नहीं पकड़ सकती अंशुमान। लेकिन अंशुमान तो सच में थाने चला गया। उसकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर अंशुमान की हंसी उड़ाने लगा। उसके साथ साथ वहां जितने पुलिस वाले थे सबने अंशुमान का मजाक उड़ाया। सब इंस्पेक्टर हंसते हंसते बोला, क्या बोल रहे हो, भूतनी सबको मार रही हैं, कौन सी फिल्म में देखा ये। लेकिन जब उसने जतिन और विक्रांत की तस्वीरें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई तो अफसर थोड़े गंभीर हुए, पर फिर भी बोले, देखो, डर का इलाज डॉक्टर के पास है, हमारे पास नहीं। अगर जान को खतरा है तो सिक्योरिटी रख लो, लेकिन आत्मा से निपटना हमारे बस में नहीं है। थाने से लौटकर अंशुमान ने क्या क्या नहीं किया। कमरे में हनुमान चालीसा की रिकॉर्डिंग चलाने लगा, अपने तकिए के नीचे नींबू और लोहा रखने लगा, चारों तरफ सिंदूर की लकीरें बना दी और सबसे बड़ा काम यह किया कि एक तांत्रिक बाबा से रक्षा कवच बंधवाया। पर यह सब बाहरी उपाय थे। प्रिया का गुस्सा सबसे ज्यादा तेज था। आखिर वो रात आ ही गई। उस रात मैं भी बेचैन था। लगातार मुझे एक ही सपना आ रहा था। प्रिया लाल साड़ी में हवा में उड़ती हुई जा रही है और अंशुमान की तरफ इशारा करती हुई कहती हैं, अब उसका नंबर है। मैंने अंशुमान को कॉल किया। हेलो अंशुमान, मैं तुझसे मिलने आ जाऊं? वो घबराया हुआ बोला, नहीं मता, मैं अभी पूजा कर रहा हूं, कुछ मत पूछ, लेकिन अगर मैं बचा रहा तो कल मिलते हैं। मैंने फिर नहीं पूछा, बस फोन रख दिया। आधी रात को करीब 3:15 पर मैंने देखा कि मेरे कमरे की खिड़की के बाहर एक साया खड़ा है। वो साया मेरी ओर नहीं, दूर किसी और जगह देख रहा था। और फिर मैंने देखा अंशुमान के घर की दिशा में सफेद कपड़ों में कोई साया उड़ता जा रहा था। सुबह मेरा मन बहुत भारी था। मैंने अंशुमान को कॉल किया तो उसका फोन बंद था। 2 घंटे बाद खबर आई, अंशुमान की लाश मिली थी। मैं उसके घर पहुंचा तो उसके भाई ने बताया, अंशुमान दिन रात डर के साए में जी रहा था। वो हर शाम पूजा करता, हर कोने में नींबू मिर्च लटकाता, लेकिन निश्चित डाक को रोकना आसान नहीं था। उस रात उसने बहन की आवाज सुनी, भैया मुझे कमरे में बंद कर दिया गया है, मुझे बाहर निकालो, आओ ना भैया। वो भाग कर गया और दरवाजा खोला, मगर सामने प्रिया खड़ी थी। उसको देखते ही वो गुर्रा कर बोली, अब तेरी बारी है अंशुमान। और वो अंशुमान पर झपट पड़ी। अंशुमान की चीखें गूंज रही थीं। उसने अंशुमान को बुरी तरीके से नोच कर मारा था। पुलिस का वही पुराना राग था, अज्ञात कारण और रहस्यमय मौत बताकर मामला क्लोज कर दिया था। उस रात प्रिया फिर आई। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, दर्द था। प्रभास, मैं अब थक गई हूं, मैं बस तुम्हारे साथ कुछ वक्त और रहना चाहती हूं। अगर मैं पूरी तरह से निश्चित डाक बन जाऊं तो क्या तुम मुझसे दूर हो जाओगे? मैंने जवाब दिया, मैं तुमसे तब भी प्यार करता था जब तुम इंसान थी और अब भी करता हूं। जब तुम आत्मा हो, बस तुमसे एक वादा चाहता हूं, जब तुम शांत हो जाओ तो मुझे भी अपने साथ ले चलना। माँ अब मुझे देखकर चौंक जाती है। अब कई रातों से हमारे घर का माहौल बदल चुका था। माँ जो पहले हर शाम तुलसी में दिया जलाया करती थी, अब दिन में भी दीपक जलाकर रखने लगी। घर में किसी के होने का एहसास होता था। अक्सर पायल चूड़ी की आवाज सुनाई देने लगती थी और कई बार रात को कोई मांग में सिंदूर लगाए परछाई घर के भीतर चलती नजर आती। एक दिन माँ ने मुझसे साफ कह दिया, प्रभास, तू जिसे प्यार समझ रहा है वो मोह है और ये मोह तुझे बर्बाद कर देगा। वो लड़की अब इंसान नहीं, प्रेत है। उसका मन भटका हुआ है और वो तुझे अपनी दुनिया में खींच रही है। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। मैं क्या कहता? मैं जानता था वो अब आत्मा है, पर मुझे डर नहीं लगता था। वो जब पास आती हैं मेरी धड़कनें रुकती हैं, पर दिल को सुकून भी मिलता है। उस रात मेरी छोटी बहन आर्या चिल्लाकर उठ गई, भैया कोई मुझे घूर रहा है, खिड़की के पास कोई खड़ा है। जब हम भाग कर पहुंचे, खिड़की खुली हुई थी और वहां चांदनी के बीच लाल साड़ी फड़फड़ा रही थी, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं थी। माँ ने तुरंत हाथ में गंगा जल लिया और पूरे घर में छिड़क दिया। घर में भजन लगा दिया गया। मैं वहीं कोने में बैठा रहा, कुछ बोल नहीं पाया।
मेरे मन में एक ही नाम घूम रहा था, प्रिया। अब घर में बहुत उत्पात मचने लगा। प्रिया की आत्मा अब मेरा पीछा छोड़ना ही नहीं चाहती थी। अब प्रिया का आना जाना किसी भी समय हो जाता था। मैं उसके आते ही जैसे नशे में डूब जाता था। पूरी पूरी रात जगता था। सवेरे मम्मी मेरी हालत देखकर समझती थी कि मैं सोया नहीं था। वे मुझसे कहती, तेरे कमरे से रात को किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है। तेरी आंखें लाल क्यों रहने लगी हैं बेटा? क्या किसी तांत्रिक के पास चलें? मैं झूठ बोल देता हूं, सब ठीक है माँ, बस नींद नहीं आती। पर सच ये है, नींद अब आती ही नहीं। इसी बीच मेरी छोटी बहन आर्या की सगाई तय हुई। घर में पहली बार थोड़ी रौनक आई। घर में ढोलक बजने लगी। मेहमानों से घर भर गया। चारों तरफ चहल पहल होने लगी। घर में जो एक उदासी का माहौल था वो हट गया। अब माँ भी हंस रही थी। घर में सभी लोग मुस्करा रहे थे। हमने मेहंदी और हल्दी के फंक्शन रखा। सभी रिश्तेदार इसमें भाग ले रहे थे। आपस में खूब हंसी मजाक हो रहा था। नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन मैं बेचैन था क्योंकि मुझे हर कोने में, हर परछाई में प्रिया का साया दिखता था। आर्या की मेहंदी की रात। घर में भीड़ थी। लड़कियां गा रही थीं, बच्चे दौड़ रहे थे। मैं बालकनी में अकेला बैठा था। तभी अचानक किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, इतनी भीड़ में भी तन्हा बैठा है मेरा प्यार? मैं कांप गया। मैंने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे के अंदर से गुलाब की तेज खुशबू आ रही थी। मेरे बदन में डर की एक सिहरन सी दौड़ गई। ये वही खुशबू थी जो प्रिया के परफ्यूम की थी। तभी आर्या मेरे पास आई। वो बहुत घबराई हुई थी। उसके चेहरे पर पसीना छलक रहा था। वो कांपती हुई आवाज में बोली, भैया, कोई अजीब बात कहूं? मेरे रूम में कोई लड़की खड़ी थी। वो लाल साड़ी में थी और मेरी तरफ देख रही थी और फिर गायब हो गई। मैंने बहाना बना दिया, शायद कोई कजिन होगी, तू टेंशन न ले। पर मैं जानता था अब प्रिया सबकी नजरों में आने लगी थी। पर शायद आर्या ने मां से रात वाली बात के बारे में कुछ कहा होगा। इसी वजह से मैं जब सवेरे जागा तो देखा कि घर में सब लोग परेशान थे और आपस में उसी लड़की के बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि बाद में आर्या ने छानबीन की तो कोई भी कजिन नहीं निकली और उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। इस बात से घर में एक डर का माहौल बन गया था। अगली सुबह मां ने एक बाबा जी को बुलाया। उन्होंने घर में घूम घूम कर तंत्र पूजा की कई धूप बत्तियां, घंटियां और पवित्र जल का छिड़काव किया। बाबा बोले, किसी नारी की आत्मा इस घर में है। उसका प्रेम मोह से ज्यादा अधिकार बन चुका है और वो सिर्फ एक इंसान से जुड़ी है, और वो है प्रभास। वो इसे अपने साथ लेकर जाएगी। मेरा मतलब समझ रही हो, वो इसकी जान की प्यासी है। मैं अब क्या करता? मां डर रही थी और आर्या सहमी हुई थी, और मैं खुद को किसी दर्द भरे प्रेम के जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उस रात प्रिया फिर आई। वो मेरे पास आकर बैठी और बोली, ये सब तुम्हें मुझसे दूर कर रहे हैं प्रभास। क्या तू भी मुझे छोड़ देगा? मैंने रोते हुए कहा, नहीं प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता था, अब भी करता हूं, पर तुम अब वो प्रिया नहीं हो। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर एक चमक थी। वो बोली, तो फिर चल ना मेरे साथ हमेशा के लिए। प्रेम जब पिंजरा बन जाए तो उससे मुक्ति भी एक प्रेम जैसा ही कर्म है। रातें अब और डरावनी हो गई थी। अब प्रिया सिर्फ मेरे सपनों में नहीं आती थी, वो मेरी आंखों के सामने दिखती थी। कभी बाथरूम के शीशे में, कभी मेरी किताब के पन्नों के बीच, कभी घर की दीवारों पर, और सबसे ज्यादा मेरे दिल में। अब वो मुझसे शिकायत नहीं करती थी। अब वो मुझे साथ ले जाने की जिद करने लगी थी। अब मां देखती थी कि मैं रातों में नींद में बड़बड़ाता हूं, अपने आप से बातें करता हूं। तभी एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने मुझको ही नहीं बल्कि पूरे घर को दहला कर रख दिया। मेरे घर के पड़ोस में केशव नाम के आदमी की गरीब फैमिली रहती है। अक्सर वो शराब पी लेता है और फिर काम पर नहीं जाता। मतलब महीने में 10 दिन काम करता है तो 20 दिन काम करता ही नहीं। इस वजह से उसकी फैमिली हर समय मुसीबत में ही घिरी रहती है। उन्हें पैसों की कमी रहती है। इस वजह से मेरी माँ उन लोगों की मदद करती रहती है। उनके यहाँ एक 21 बरस की लड़की भी है जिसका नाम सौम्या है। वो मेरी छोटी बहन आर्या की उम्र की ही है। अक्सर वो मेरे यहाँ आती रहती हैं और माँ के घरेलू कामों में मदद करती हैं, जिसके लिए माँ उसके घर के लिए खाना दे देती हैं और बच्चों के लिए कपड़े भी बनवा देती हैं। जरूरत पड़ने पर कभी कभार पैसे भी दे देती हैं। वो मेरे यहाँ आती रहती हैं, इसलिए उसे पूरे घर में कहीं भी आने जाने में रोक टोक नहीं है। वो किसी भी वक्त और कहीं भी जा सकती है।
एक दिन मैं घर में अकेला था। टाइम पास करने के लिए मैंने टीवी चला दी। उस पर एक पुरानी हॉरर मूवी चल रही थी। उस दिन घर में कोई भी नहीं था। मेरी छोटी बहन आर्या माँ के साथ पड़ोस में गई हुई थी। उनके यहाँ लेडीज संगीत था और यहाँ मम्मी का जाना जरूरी था। अगर वो नहीं जाती तो वे लोग नाराज हो जाते, क्योंकि हर छोटे से छोटे फंक्शन पर वो हमारे यहाँ आते थे। तभी माँ को जाना पड़ा, वरना वो मेरी कंडीशन को देखते हुए किसी भी हालत में नहीं जाती। और पापा तो अपनी ड्यूटी पर ही गए हुए थे। मुझे हल्की हल्की भूख लग रही थी। मैंने किचन में जाकर देखा तो वहां खाना रखा हुआ था, लेकिन मेरी अभी खाने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने सोचा या तो मैं चाय बना लूं या फिर मैगी। इसमें भी चाय ज्यादा सरल थी, इसलिए मैंने चायदानी को गैस पर रख दिया और चीनी चाय पत्ती को ढूंढने लगा। घर में मैं कोई काम करता नहीं हूं, इसीलिए इमरजेंसी में भी मैं किचन का सामान ढूंढ नहीं पाता हूं। अभी मैं चीनी का डिब्बा खोज ही रहा था कि मेरे हाथ में किसी ने चीनी का डिब्बा भी पकड़ा दिया और साथ में यह भी कह दिया कि तू चलकर आराम से टीवी देख, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूं। मेरे हाथ की भी चाय पीकर देख, मजा आ जाएगा। और सुन, आज तू अकेला है तो जी भरकर बातें करेंगे, जी भरकर प्यार करेंगे। आज हमारे बीच कोई नहीं आना चाहिए, मैं साफ कह देती हूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आवाज प्रिया की थी। मैं बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी मैंने जो देखा उससे मैं हैरान रह गया। मेरे बिल्कुल पास ही सौम्या खड़ी थी। आज उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो सौम्या है। उसके सारे हाव भाव बदले हुए थे। वो अजीब ढंग से बातें कर रही थी और अजीब ढंग से बिहेव कर रही थी। उसके अंदर प्रिया वाली बातें थीं। ऐसा लग रहा था कि शरीर सौम्या का है, लेकिन बाकी सब प्रिया का है। उसने आप देखा ना ताब सीधे मेरे गले में बाहें डाल दी और मुझसे लिपट गई। मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। इससे पहले मैंने कभी किसी लड़की को टच नहीं किया था। वो बड़ी ही नशीली आवाज में बोली, क्या हुआ प्रभास, मेरी तरफ देखो। मैंने प्यार किया, लेकिन मुझे प्यार नहीं मिला। मेरी ये अधूरी लालसा है, इसे अब तुम ही पूरी करोगे। अब मुझे पता चल गया तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर किस बात के लिए डर रहे हो? अभी तक तो तुम कहते थे कि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर नहीं है, तो कैसे प्यार कर सकते हो? तो लो, आज तुम्हारे सामने शरीर भी है और मेरी आत्मा भी है। समझ लो ये शरीर मेरा ही है। अब मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ अपना घर बसाऊंगी, यही मेरी इच्छा है और इसे मैं पूरी करके ही रहूंगी। ये कहते कहते उसने गैस का बर्नर बंद कर दिया और मुझे कमरे में ले आई। उसने मुझे बेड पर बिठा दिया। मैंने सामने टीवी की ओर देखा तो हैरान रह गया। वहां अब कोई हॉरर मूवी नहीं चल रही थी, बल्कि बेहद रोमांटिक फिल्म चल रही थी, जिसमें प्रिया थी और मैं था। मैंने उसकी तरफ देखा तो फिर देखता ही चला गया। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उसकी प्यारी प्यारी बातों में डूब गया। मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि इस बीच में क्या क्या हो चुका है। मैं सब भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने कॉलेज में ही हूं और प्रिया भी मुझसे प्यार करती हैं और वो मेरे घर मुझसे मिलने आई हैं। धीरे धीरे मेरी बाहें भी प्रिया की कमर में लिपट गई और मैंने उसे कसकर गले से लगा लिया। इतने समय से मेरे जलते हुए दिल को राहत मिल गई और जैसे जैसे प्रिया अपने प्यार को जता रही थी, वैसे ही मैं भी करने लगा। और फिर जैसे कि प्रिया की ख्वाहिश थी, उसी के अनुसार उसकी इच्छा में वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ऐसे ही मैं उसके साथ पता नहीं कितनी देर तक बेड पर लेटा रहा। मुझे नींद आ गई थी। मैं आंखें खोलना चाहता था, तब भी आंखें नहीं खुल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई नशीली चीज खाई है। बहुत देर से दरवाजे पर कोई खटखटा रहा था। तब जाकर मुझे होश आया। मैंने जैसे तैसे जाकर दरवाजा खोला तो माँ और आर्या अंदर आ गई और उन्होंने अंदर जो नजारा देखा उसे वे बुरी तरह से डर गई और उन्होंने मेरे गाल पर खींचकर तमाचा मारा और गुस्से से चिल्लाई, नालायक, ये तूने क्या किया? मुझे पड़ोस में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे होश आया तो पता चला कि मैंने सौम्या से फिजिकल रिलेशन बना लिया है। ये देखकर मेरी शर्मिंदगी का कोई छोर नहीं रहा, लेकिन आगे जो हुआ उसे देखकर आर्या और माँ दोनों ही बुरी तरह से डर गई। सौम्या अंगड़ाई लेकर मुस्कुराती हुई उठी और गुर्राती हुई बोली, खबरदार, अगर प्रभास से कुछ कहा तो समझ लेना इस घर में कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसमें प्रभास की कोई गलती नहीं है। ये तो बेचारा वही करेगा जो मैं कहूंगी, समझी? मैं प्रभास के साथ घर बसाऊंगी। अब वही मेरा है और मैं उसकी। जो बीच में बाधा डालेगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कहकर वो उठी। उसने दरवाजे पर जोरदार ठोकर मारी और दरवाजा बंद करके चली गई। अगली सुबह सुबह मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उधर से आवाज आई, प्रभास,
मैं चौंका। ये आवाज प्रिया की थी। वो बोल रही थी, प्रभास, मैं बस तेरे लिए ही नहीं गई हूं और मैं बस शांत हूं। अब कोई बाधा नहीं है, बस मैं और तू आराम से रहेंगे। मैंने घबरा कर फोन काट दिया। माँ मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आई। मेरा उतरा हुआ मुंह देखकर वे बहुत परेशान थी। मेरे सामने नाश्ते को रखकर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से बोली, तू दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है। अगर तेरा ऐसा ही हाल रहा तो बीमार पड़ जाएगा। तू चिंता मत कर, मैं तुझे बचाऊंगी। फिर से इस दुनिया की सारी खुशियां तेरे लिए होंगी। मेरे बच्चे को पता नहीं किसकी नजर खा गई। मैं किसी ऐसे तांत्रिक को ढूंढ कर लाऊंगी जो तेरा उससे पीछा छुड़वा दे। जब मैं होश में होता हूं तो मुझे माँ और परिवार की चिंता रहती है और मुझे लगता है कि प्रिया की आत्मा से मेरा पीछा छूट जाना चाहिए तो मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी जीऊं। मैं तो किसी काम का नहीं रह गया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैंने चाय का कप हाथ में ले लिया और मुस्कुरा कर बोला, माँ मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सौम्या से शादी कर लूंगा। आखिर आप मेरी कहीं तो शादी करोगी ना, तो मैं उसी से कर लूंगा। बेशक गलती मैंने जानबूझकर नहीं की, लेकिन सौम्या की जिंदगी तो मैंने ही बर्बाद की है ना। मेरी गलती और प्रिया की आत्मा की गलती की सजा बेचारी भोली भाली सौम्या क्यों भुगतेगी। मेरी इस बात को सुनते ही माँ के चेहरे पर छाई चिंता दूर हो गई और वे मुस्कुराने लगी। मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए वे बोली, तू कितना अच्छा है बेटा, तू झुक झुक जिए। मैं तेरे लिए अपनी जान तक लड़ा दूंगी, पर तुझे ठीक करवा कर ही छोड़ूंगी। तूने मेरे सिर पर से सौम्या की चिंता हटा दी है। मैं आज ही सौम्या की मां से बात करूंगी। अभी ये बातें हो ही रही थी कि केशव के घर से मार पिटाई की आवाजें आने लगी। जोर जोर से रोने की भी आवाज आ रही थी। केशव के घर में बवाल मचा हुआ था। मां को सौम्या वाली रात की घटना की जानकारी थी, इसलिए मां तुरंत ही केशव के घर में गई। वहां उन्होंने देखा कि एक तरफ बखेड़ा खड़ा हुआ है। सौम्या अपने आपे में नहीं है। उसने केशव का सिर फोड़ दिया है क्योंकि वो उसकी मां को मार रहा था। अब केशव मरहम पट्टी करवाने गया था। सौम्या न तो घर का कोई काम कर रही है और ना ही किसी की बात सुन रही है। वो सब पर अजीब आवाज में गुर्राती है। ये देखकर पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो गए थे। उसके लक्षण को देखकर उन्होंने कह दिया, इस पर कोई ऊपरी हवा का साया है, ये किसी की आत्मा के वश में हो गई है। अब सौम्या की मां के चेहरे पर परेशानी छाई हुई थी। उसने कहा, बहन जी बताइए, मैं अब क्या करूं? लड़की की बात है, एक तो हम वैसे ही गरीब हैं, हमारी लड़की से कौन शादी करेगा? ऊपर से सबको पता हो गया है कि ये भूत प्रेत के चक्कर में है। इतनी सी बात उन्होंने कह पाई थी कि सौम्या उठी और जोर से चिल्लाकर बोली, किसने कहा है मेरी शादी करो? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ प्रभास से और किसी से भी नहीं, समझी? सौम्या ने वहां पर पड़ा हुआ भारी पत्थर एक ही झटके में उठा लिया और चंडी का रूप धरकर बोली, मैं सौम्या के शरीर में प्रिया हूं, वही प्रिया जो मर चुकी हैं और जिसने 3 लोगों को मारा है। विक्रांत, अंशुमान और जतिन का नाम जरूर तुम लोगों ने सुना होगा, टीवी पर देखा होगा। अब मैं प्रभास से शादी करूंगी, अगर कोई बीच में आया तो उसे मार डालूंगी। फिर पड़ोसियों से बोली, खबरदार तुम लोग भाग जाओ, एक मौका है, वरना इसी पत्थर से कुचल कर मार डालूंगी, कोई भी जिंदा नहीं बचोगे। ये देखकर वहां से सारे पड़ोसी भाग गए। मेरी मां ने सौम्या की मां से कहा, तुम सौम्या की चिंता मत करो, मेरे प्रभास से सौम्या की शादी कर दो। इतनी सी बात जैसे ही सौम्या ने सुनी कि वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल रूप में आ गई, जैसे वो रोज होती थी, और मुस्कुराती हुई अपनी मां के गले से लग गई। आसपास देखकर बोली, मां सब लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे क्या हुआ है? आंटी जी को चाय पिलाई कि नहीं? मेरी और सौम्या की मां की समझ में आ गया था कि प्रभास से शादी का नाम लेते ही सौम्या ठीक हो गई, तो इसका मतलब है कि इससे अच्छा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। उन दोनों लोगों ने हमारी शादी करने का फैसला कर लिया। मां ने अगले दिन एक तांत्रिक बाबा को बुला लिया। उनका नाम था बाबा केशव राम। बड़े भारी हाथों से उन्होंने न एक काला धागा मेरे हाथ में बांधा और कहा, बेटा, ये आत्मा तुझसे प्यार करती है, पर वो अब इस लोक की नहीं। अगर तूने उससे रिश्ता तोड़ा नहीं तो वो तुझे भी अपने साथ खींच ले जाएगी और सौम्या को भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। तुम मेरे गुरु तांत्रिक बाबा त्रिपुरनाथ को लाओ, वे बड़ी आसानी से उसकी आत्मा की मुक्ति करवा देंगे। उन्होंने उनका पता भी बता दिया और फिर वे चले गए। फिर मेरी माँ तांत्रिक बाबा त्रिपुरनाथ को बुलाकर लाई। बाबा जैसे ही घर में घुसे, उनके माथे पर बल पड़ गए।
उन्होंने चुपचाप मेरी तरफ देखा, फिर कहा, इस बालक पर निश्चय डाक का साया है और यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, बहुत ही बलशाली प्रेमवश की आत्मा है। इस आत्मा का एक ही उपाय है, जहां उसका शरीर गिरा था वही उसके कंकाल का अंतिम संस्कार करो। पूरा कर्म कांड करोगे तो आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, पर एक बात याद रखना, अगर आत्मा चाहेगी तो ही मुक्त होगी, नहीं तो वो तुम्हें भी साथ ले जाएगी। मैं दुविधा में फंसा हुआ था। एक तरफ तो परिवार वाले थे जो मेरे लिए इतना परेशान थे, दूसरी तरफ वो आत्मा थी जितनी देर के लिए मैं उसके संपर्क में आता मैं उसके चक्कर में फंस जाता था। मुझे अपना होश ही नहीं रहता। जैसे ही मैं होश में आता तो मुझे महसूस होता था कि मुझे इससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं जानबूझकर उसके जाल में नहीं फंसता था। वो कुछ ऐसा जादू ही डाल देती थी, ऐसा वशीकरण ही कर देती थी कि जैसा वो कहती मैं वैसा ही करता जाता। मैंने तय कर लिया, जो होगा देखा जाएगा, पर अब इसे खत्म करना होगा। मैंने विक्रांत की बहन से फार्म हाउस का पता लिया। उसने मुझे थोड़ा चौंकते हुए देखा, पर बिना कुछ कहे पता दे दिया। हालांकि फार्म हाउस का पता मुझे भी मालूम था, लेकिन मैंने उससे इसलिए पूछा कि मैं सबकी नजर में अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहता था कि इससे पहले भी मैं फार्म हाउस में जा चुका हूं। अगर मैं ये बात बता देता तो फिर मुझे सारी बात बतानी होती कि मैं फार्म हाउस को कैसे जानता हूं। इसीलिए मैं जानबूझकर अनजान बन गया। अगली सुबह मैं, बाबा त्रिपुरनाथ और उनका एक शिष्य सामान लेकर फार्म हाउस के पीछे वाले जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही हमारी गाड़ी फार्म हाउस के पास पहुंची, सड़क के किनारे कुत्तों का झुंड अचानक भौंकने लगा और एकाएक मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। बाबा बोले, ये आत्मा जानती है हम आ रहे हैं और ये चाहती नहीं कि हम आगे बढ़ें। पर हम रुके नहीं। जंगल का वो इलाका बिल्कुल सुनसान था, नीचे सूखे पत्ते बिछे हुए थे। यहां चलना भी बहुत भयानक लग रहा था। जैसे ही हम चलते तो सूखे पत्तों से चरमराहट की आवाज आने लगती थी, जो बहुत ही खौफनाक लगती थी। ऊपर लंबी झाड़ियां और कांटेदार पेड़ थे। फार्म हाउस की टूटी छत से जहां से प्रिया गिरी थी, बाबा ने अपना ध्यान लगाया और उन्होंने एक गड्ढे की तरफ इशारा करके कहा, यहीं पर उसका कंकाल गड़ा है। हमने उसी दिशा में नीचे खाई में थोड़ी दूर जाकर एक गड्ढा खोदना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में हड्डियां, बालों के गुच्छे, चूड़ी के कांच और एक टूटा हुआ ब्रेसलेट बरामद हुआ। अब ये सब देखकर मेरे हाथ कांप गए थे, क्योंकि वो ब्रेसलेट मैंने ही कभी प्रिया को जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। बाबा ने जल्दी से हड्डियों को एक साफ सफेद कपड़े में लपेटा, तांत्रिक मंत्र पढ़े और एक हवन कुंड बनाया। धीरे धीरे धुआं उठने लगा। शांत जंगल में मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। वो हवन बहुत देर तक चला। वास्तव में बाबा बहुत बड़े तांत्रिक थे, जो तन मन लगाकर एक आत्मा की मुक्ति के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे थे। मैं अपने आंसू रोक नहीं सका। वो प्रिया थी जिसने मुझसे प्यार नहीं किया, पर मैं आज भी उससे सच्चा प्रेम करता था। और जैसे ही हड्डियां अग्नि में समाई, एक जोर की हवा चली और हवन की लौ तेज हो गई, और तभी एक लाल साड़ी में प्रिया की आत्मा सामने आ खड़ी हुई। वो चुपचाप मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में न गुस्सा था न मोह था, बस एक गहरी उदासी थी। वो बोली, क्यों प्रभास, तूने भी छोड़ दिया मुझे? मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, प्रिया, मैंने तुम्हें आज भी नहीं छोड़ा, पर तुम ये संसार छोड़ चुकी हो। तुम इस लोक में अब नहीं रह सकती। सोचो, तुम अपने लिए मेरी और सौम्या की जान बेकार में ले लोगी और दूसरे लोक में भी अपराधी बनोगी। प्लीज तुम मुझे अब छोड़ दो। तुम्हें शांति चाहिए और मुझे आजादी। वो कुछ पल चुप रही, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, शायद अब मुझे समझ आया, सच्चा प्यार कैद करना नहीं, प्यार छोड़ना भी होता है। फिर वो धीरे धीरे धुएं में बदल गई और हवा थम गई। फिर प्रिया दोबारा मेरी जिंदगी में नहीं आई। शायद उसका इंतकाम पूरा हो चुका था, इसलिए उसकी आत्मा शांत हो गई थी और उसे मेरी तरफ से सच्चा प्यार भी मिल गया था। अंत में उसे एहसास हो गया था कि अब वो मतलबी बन रही हैं जो मेरी जिंदगी भी ले लेना चाहती हैं। उसे सच में मुक्ति मिल गई थी। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। मेरी जिंदगी भी रूटीन पर लौट आई, पर प्रिया का ख्याल दिल से अभी भी नहीं गया। अभी भी मैं सपने में उसको देखता हूं और फिर जाग कर बैठ जाता हूं और सोचता हूं कि क्या आत्माएं भी प्यार और नफरत की दुनिया में जीती हैं। इसका जवाब शायद हाँ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो प्रिया की आत्मा बदला कैसे लेती और फिर मेरी तरफ क्यों आती।
फिलहाल अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं और मैंने उसी समय सौम्या से शादी भी कर ली थी और मेरी एक प्यारी बच्ची भी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, इस बात से मुझे बहुत बुरा लगता है। मानता हूं कि ये एक नया चैनल है, लेकिन हर किसी का चैनल शुरू में नया ही होता है और उसकी शुरुआत भी 0 सब्सक्राइबर्स से ही हुई होती है। कोई भी 2-4 लाख सब्सक्राइबर्स से शुरुआत नहीं करता, सब 0 से ही करते हैं। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं हर रोज आपके लिए इसी तरह की डरावनी कहानियां लेकर आता रहूं। इसके साथ ही आज की इस कहानी में जितने भी साथी कमेंट करके ये बताएंगे कि वो किस जगह से हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और उनका नाम क्या है, तो अगली कहानी में मैं उन लोगों का नाम जरूर लूंगा।